नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं, जहाँ जहाँ पांव पड़े संतन के तह तह बंटा धार। आजकल ये पलट के हो गई है कि जहाँ जहाँ काम मिला अदानी को तह तह बंद व्यापार। मोदी जी सारी दुनिया घूमते रहते हैं और जहां जहां जाते हैं वहां से पीछे से अडानी जी को ठेके मिल जाते हैं। ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है, इस पर तो इतनी बात हो चुकी है, इतने आंकड़े आ चुके हैं कि लोग मान चुके हैं, भक्त भी मान चुके हैं कि मोदी जी देश की जनता के लिए कुछ करते हो या ना करते हो, अडानी जी के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। जो 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, ऐसा लगता है कि उसमें से 16 घंटे की मेहनत शायद सिर्फ अडानी जी के लिए होती है। इसीलिए जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, 10-11 साल हो गया, अडानी जी का ग्राफ लगातार ऊपर ही जाता जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर तो शायद ही कोई ऐसा बिजनेस है जो अडानी जी के नाम ना कर दिया गया हो। विदेशों में भी अडानी जी का बिजनेस बढ़ सके, इसके लिए बड़ी मेहनत की गई और कई सारे देशों में ठेका दिलवाया गया। कीनिया का किस्सा आपको याद है। कीनिया के प्रधानमंत्री सीधे संसद में आए और संसद में यह घोषणा की कि अडानी का जो ठेका था, वहां के एयरपोर्ट वगैरह का, वो सब रद्द किया जा रहा है। झटका बड़ा था, उसका असर भी बड़ा। उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसका जो असर पड़ा वो आप जानते ही हैं। क्रेडिट रेटिंग्स कई जगह घट गई, कई जगह इनके जो पुराने लोग थे जो इनके साथ व्यापार करते थे वो पीछे हट गए। हालांकि हिंडनबर्ग बंद हुआ तो मजेदार बात यह थी कि अडानी साहब के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने तो कहा कितने गाजी आए कितने गाजी गए, लेकिन अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड हैं वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा हो गया, और फायदा भारतीय जनता पार्टी का हुआ ही। जब हम जानते हैं कि बंबई में बैठकर सरकार गिराने और चढ़ाने की जो मीटिंग हो रही थी उसमें अडानी साहब शामिल थे, तो बीजेपी के साथ सीधा रिश्ता तो है ही। खैर, अभी एक और बड़ा झटका लगा है और यह झटका थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा है। यह झटका लगा है श्रीलंका में। दरअसल श्रीलंका ने अडानी ग्रुप से पावर परचेज एग्रीमेंट किया था। पावर के फील्ड में अडानी जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह जो अमेरिका से वारंट जारी हुआ है, यह भी पावर का ही मामला था, ग्रीन एनर्जी का मामला था। अडानी जी दावा यह कर रहे थे कि ग्रीन एनर्जी का हम बिजनेस इंडिया के अंदर डेवलप करेंगे। इंडिया में ग्रीन एनर्जी सीधे स्टेट बोर्ड से बेची जा रही है। कई सारे राज्यों के साथ उनके एमओयू साइन हुए थे, कई सारे राज्यों में उनका काम शुरू हो गया था। अमेरिकन एजेंसी ने जब जांच की तो पता यह चला कि यह काम जो शुरू हुआ था इसके लिए तो घूस दी गई थी। यानी घूस दे के काम लिया गया, घूस दे के अपना मार्केट खड़ा किया गया, अपना बिजनेस बड़ा किया गया और उसके बेस पर अमेरिकन इन्वेस्टर्स से पैसा लिया गया। अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने जिस डेटा पर, जिस व्यापार पर इन्वेस्टमेंट किया, उसकी सही जानकारी उनके पास नहीं थी, उसकी गलत और इन्फ्लेटेड जानकारी दी गई। यह आरोप था जिसके चलते अमेरिका में इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। अब हालत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जब शपथ ग्रहण था तो अंबानी के साथ तो फोटो आई, लेकिन अडानी कहीं नहीं दिखे। अडानी के दिल में दर्द तो होगा ही कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अमेरिका में इतना पैसा लगाया है और दुनिया भर के पूंजीपतियों से मिले, यहां तक कि अंबानी से भी मिले डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अडानी से भी नहीं मिले और मोदी से भी नहीं मिले, मोदी को भी नहीं बुलाया था। खैर, बात हो रही थी श्रीलंका की। श्रीलंका की कहानी पर आने से पहले एक किस्सा आपको दोहरा दूं। किस्सा पहले भी सुना होगा आपने, एक बार फिर से याद दिला दूं। श्रीलंका की संसद में एक साहब ने यह बात कही थी कि मोदी जी ने प्रेशर दिया था कि ये वाला जो डील है, ये वाला जो ठेका है, वो सिर्फ और सिर्फ अडानी को दिया जाए। जब शोर मचा तो उन्होंने अपनी बात वापस ले ली। वहां पर पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था मई 2024 में। अडानी विंड पावर कॉम्प्लेक्स, यानी विंड पावर जो ये बनाते हैं, विंड पावर आप समझ रहे हैं ना, जो बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, जो चक्के वाली मशीनें लगती हैं, उनसे जो एनर्जी निकलती है, वो बिजली खरीदने के लिए एग्रीमेंट हुआ था। और टोटल जो विंड पावर कॉम्प्लेक्स था, जितना एनर्जी आनी थी, उसकी टोटल क्षमता थी 484 और मेगावाट। ये अभी बने नहीं हैं, इनको बनना है श्रीलंका के मन्नार में और पूनरी, ये दो कोस्टल एरियाज हैं। कोस्टल एरिया में हवा बहुत तेज होती है, वहां पर विंड मिल्स बन सकती हैं। तो ये विंड पावर कॉम्प्लेक्स बनना था मन्नार और पूनरी कोस्टल एरिया में। अब पूरा बिजनेस क्या था कि अडानी वहां पर अपने विंड मिल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये मैंने आपको बताया कि 484 मेगावाट के विंड मिल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इस विंड मिल कॉम्प्लेक्स से बिजली की सप्लाई होगी, क्योंकि बिजली की सप्लाई स्टेट सब्जेक्ट है,
प्राइवेट वहां पर बिजली नहीं बेच सकते, तो स्टेट के थ्रू बिजली सप्लाई होगी। ये स्टेट को बिजली बेचेंगे, स्टेट जनता को बिजली बेचेगी। और जो श्रीलंका की सरकार थी वो तकरीबन $0.0826 यानी इंडियन रुपीस की बात करें तो लगभग ₹7.25 पर यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेगी। ये टोटल एग्रीमेंट था और ये एग्रीमेंट जो था ये फाइनल हो चुका था, इस पर साइन हो चुका था, सारा कुछ हो चुका था। अब जो नई गवर्नमेंट बनी थी अनुरा कुमारा दिशानायके की, जो वामपंथी रहे हैं और जिन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही इसका मुद्दा उठाया था, और मुद्दा इसलिए उठा था क्योंकि 3 तरह से इसका विरोध हो रहा था। सबसे पहले तो करप्शन के लिए विरोध हो रहा था। लोगों का कहना था कि इसमें काफी करप्शन हुआ है, काफी पैसा खिलाया गया है। तो जो एंटी करप्शन वहां के मूवमेंट हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे थे। दूसरा जो शोर मच रहा था वो शोर मच रहा था पर्यावरण को लेकर। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में भी इनका जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर जो विरोध हो रहा है वो पर्यावरण को लेकर हो रहा है कि पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं इनके प्रोजेक्ट्स। मजेदार बात यह है कि इंडिया में इस तरह की बात नहीं सुनी जा रही है। इंडिया में चाहे वो धारावी का मामला हो, चाहे वहां पर मुंबई में पेड़ कटवाने का मामला हो, चाहे कोयला खनन में, इन सारी चीजों में पर्यावरण के कंसर्न उठे हैं कि भारत के पर्यावरण पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन मोदी जी कहां सुनते हैं। खैर, वहां पर मैंने आपको बताया करप्शन का मामला उठा, पर्यावरण का मामला उठा और तीसरा कीमत का मामला उठा। लोगों ने कहा कि यह बिजली काफी महंगी है, अगर ₹7.25 के आसपास की बिजली सरकार खरीदेगी तो सरकार को यह बहुत महंगा पड़ेगा, खासतौर पे तब जब इससे सस्ती बिजली आसानी से खरीदी जा सकती है, आसानी से उपलब्ध है। तो इन तीनों चीजों को लेकर विरोध चल रहा था। दिशानायके जिस समय चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति पद का, उन्होंने बहुत साफ कहा था कि मैं सत्ता में आया तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको रीवैल्यू किया जाएगा और अगर पाया गया कि इसमें गड़बड़ियां हैं तो इसको निरस्त किया जाएगा। अब बहुत सीधा मामला था कि श्रीलंका में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रीन्यूएबल एनर्जी बनाती हैं और उसकी जो बिजली थी वो इनसे 2/3 कीमत कम थी, मतलब ₹3 ₹2.5 में वो बिजली सरकार को दे रहे थे। अब आप अपना दिमाग लगाइए, आप मान लीजिए सरकार है और आपको जनता को बिजली देनी है। आपको कोई एक आदमी बिजली दे रहा है ₹7.25 पर यूनिट, ये कह रहा है कि मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उस प्रोजेक्ट से जो बिजली निकलेगी वो मैं आपको ₹7.25 पर यूनिट दूंगा, वो आपको हमसे खरीदनी होगी, क्योंकि समझौते का मतलब होता है कि एक बार अगर प्रोजेक्ट बन गया तो वो बिजली सरकार को खरीदनी होगी। और वहीं एक दूसरा कोई प्रोजेक्ट है या 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपको 2, ढाई, ₹3 में यही बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अपना दिमाग लगाइए कि कोई सरकार ₹7.25 यूनिट पर बिजली क्यों खरीदेगी अगर मार्केट में बिजली ₹2-2.25 में उपलब्ध है। कल का किस्सा आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश से किस्सा आया था और वो किस्सा ये था, ₹800 का चम्मच खरीदा गया था आंगनवाड़ियों के लिए। अब आप बताइए कि अगर कोई ईमानदार आदमी होगा तो मार्केट में जो चम्मच ₹20-30, ₹25-30, ₹35, ₹40 में एक से एक शानदार चम्मच अवेलेबल होगा, वो ₹800 का चम्मच क्यों खरीदेगा। यही सवाल श्रीलंका में था कि जब 2, सवा 2, ढाई, ₹3 की बिजली बड़ी आसानी से उपलब्ध है तो फिर कोई ₹7.25 की बिजली क्यों खरीद रहा है। जब सरकारें इस तरह की खरीद करती हैं तो सीधे सीधे समझ में आता है कि इसमें करप्शन हुआ होगा। करप्शन का मतलब बहुत साफ होगा कि जो कंपनी महंगी कीमत पर बिजली बेच रही है इसके बावजूद सरकार उससे समझौता कर रही है, निश्चित रूप से उस कंपनी ने सरकार के कुछ लोगों को कुछ फायदा पहुंचाया होगा। अब आपको पता है कि इस तरह के बहुत सारे आरोप हिंदुस्तान में भी अडानी के ऊपर लगे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस घूसखोरी के लिए अमेरिका में अरेस्ट वारंट निकला है अडानी के खिलाफ, हिंदुस्तान में उस घूसखोरी की जांच तक शुरू नहीं हुई, जबकि जो घूस दिया और लिया गया है वो हिंदुस्तान के अंदर लिया गया है। जब मामला आया तो शोर ये मचा कि कांग्रेस के लोग थे, फलां के लोग थे, ढिमका के लोग थे। भाई, लोगों ने कहा कि अगर कांग्रेस के लोग थे तो गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत है। मैं कह रहा हूं, अगर अशोक गहलोत ने अडानी से पैसा लिया है तो गिरफ्तार कीजिए, अगर भूपेश बघेल ने लिया है तो गिरफ्तार कीजिए, उनके खिलाफ जांचें तो आप चला ही रहे हैं। लेकिन सारा मामला यह था कि घूस देने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी होता है जितना घूस लेने वाला। तो अगर अशोक गहलोत को इस बात के लिए गिरफ्तार करेंगे कि उन्होंने अडानी से पैसा लिया है तो अडानी को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा।
आंध्रा का मामला तो बहुत खुल के आया था, बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन अगर आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसका बहुत सीधा मामला है कि आप अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि अगर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की तो घूस देने वाला भी पकड़ में आएगा। लेकिन श्रीलंका हिंदुस्तान तो है नहीं। वैसे भी दिशा नायके जब से आए हैं, आने के पहले से ही चुनाव लड़ रहे थे, उस समय ही उन्होंने कहा कि जो श्रीलंका की बदहाल आर्थिक स्थिति है, जो करप्शन है, यहां पर जो गड़बड़ियां हैं, वो सब मैं दूर करूंगा। तो आने के बाद ये रीवैल्यूएशन का प्रोसेस है जो शुरू किया गया है। अब अडानी ग्रुप कह रहा है कि परियोजनाएं रद्द नहीं की गई हैं, परियोजनाएं अभी भी चालू हैं। उनका कहना है कि श्रीलंका के मंत्रिमंडल द्वारा 2 जनवरी को जो पुनर्मूल्यांकन का कार्य हो रहा है, री इवैल्यूएशन का जो काम हो रहा है, उसके लिए जो समझौता हुआ था उसमें ही प्रावधान था। उसी के तहत चूंकि नई सरकार आई है तो रीवैल्यूएशन करा रही है। लेकिन जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको पढ़ने पे बहुत समझ में आ रहा है, बहुत साफ समझ में आ रहा है कि इस रीवैल्यूएशन के पीछे क्या है। बहुत साफ समझ में आ रहा है कि फिलहाल इन प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया है, फिलहाल इन प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं होगा और रीवैल्यूएशन जो होगा उसमें तो ये बात साफ आएगी ही कि ₹7.25 की बिजली खरीदने पर समझौता हुआ है, जबकि बिजली आसानी से 2.5-3 रुपए में अवेलेबल है और इसीलिए ये प्रोजेक्ट कैंसिल होगा। प्रोजेक्ट कैंसिलेशन का प्रोसेस है। दिसारा नायके इसको बहुत पहले क्लियर कर चुके हैं, अडानी का नाम लेकर अपने पूरे कैंपेन में बात कर चुके हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि बांग्लादेश में भी अडानी साहब को जो प्रोजेक्ट मिला था उसको लेके काफी शोर मचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जिस व्यक्ति ने अडानी के ऊपर केस किया था, चार्जेज कम कराने के लिए अडानी ने वहां के सुप्रीम कोर्ट में केस किया था कि हमारे ऊपर झूठे चार्जेज लगाए गए हैं, इनको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादातर चार्जेस को हटाया नहीं है, यानी जिसको कहते हैं प्रथम दृष्टया, पहली बार देखने में उनको अडानी के ऊपर लगे हुए आरोप सही लगे हैं। तो कीनिया में $736 मिलियन की जो इनकी पूरी स्कीम थी, जो प्रोजेक्ट था, वो कैंसिल हुआ। वो पावर प्रोजेक्ट था। नैरोबी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इनको रनवे बनाना था और एक टर्मिनल बनाना था। इसके बदले 30 साल तक एयरपोर्ट का जो मेंटेनेंस का काम था वो सारा का सारा अडानी को मिलना था। नैरोबी में 21,422 करोड़ की वो डील कैंसिल हो गई। हिंडनबर्ग के बाद कई सारे इनके पार्टनर्स थे, वो चले गए। और खास तौर पे अमेरिका की गवर्नमेंट ने, अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जब अडानी के खिलाफ वारंट जारी किया है तो फ्रांस का जो इनका सबसे बड़ा पार्टनर था वो पीछे हट गया। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने इनकी रेटिंग गिरा दी और अब श्रीलंका के अंदर फिर इनका बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अडानी जहां जहां बिजनेस करने जा रहे हैं वहां वहां गलत तरीकों से अपने प्रोजेक्ट्स को हासिल करने और उसके बाद गलत तरीके से वहां पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका वाला मामला सीधा सा बताता है कि अपने प्रोजेक्ट्स को पास कराने, इन्वेस्टर से पैसा लेने और अपने जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू को इन्फ्लेट करने के लिए ये कुछ भी करते हैं। हिंडनबर्ग वाले रिपोर्ट में बहुत क्लियर था कि शेल कंपनियों का कैसे इस्तेमाल किया गया था अपने ही शेयर्स को कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से इन्फ्लेट करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत सरकार कोई जांच क्यों नहीं कराती है? अभी मैं आपको बताऊं कि इजराइल की एक कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने ड्रोन बनाने की कंपनी खोली है। इंडियन नेवी अब इनसे ड्रोन खरीदेगी। जो शुरुआती ड्रोन था, जांच के समय ही वो गिर पड़ा, वो अपना काम पूरा नहीं कर सका, वो जमीन पे गिर पड़ा। अब इस तरह के डिफेक्टिव ड्रोन्स अगर सेना में जाएंगे तो कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। सवाल सारा यही है कि दुनिया भर को जो दिखाई दे रहा है, जो श्रीलंका को दिखाई दे रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया को दिखाई दे रहा है, जो कीनिया को दिखाई दे रहा है, जो बांग्लादेश को दिखाई दे रहा है, जो अमेरिका को दिखाई दे रहा है, वो भारत को क्यों नहीं दिख रहा है? भारत में अडानी के ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं, इतनी सारे लोगों ने जांच करके लिखा है, इतने डिटेल्स दिए हैं, आखिर हमारी सरकार भारत के अंदर अडानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जांच क्यों नहीं करा रही है? आखिर ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं अडानी के अंदर कि लगातार सारे ठेके हर क्षेत्र के, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे
समंदर वाले पोर्ट का मामला हो, चाहे सरसों के तेल का मामला हो, चाहे एनर्जी का मामला हो, चाहे बिल्डिंग का मामला हो, यू जस्ट नेम इट, आप कोई भी नाम लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री का आप नाम लीजिए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ अडानी को ठेके क्यों दिए जा रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल उठाता है। जब राहुल गांधी बार बार अडानी के ऊपर हमला करते हैं या बार बार मोदानी कहते हैं, जिसमें अडानी और मोदी एक साथ मिलकर एक हो जाते हैं, तो यह सवाल उठता है, यह बड़ा सवाल उठता है कि देश को एक ऐसे पूंजीपति के हवाले कर देना जिसके ऊपर दुनिया भर में करप्शन और इस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या सही है? क्या इस तरह की हरकतों के चलते कभी इनका बिजनेस बैठा तो पूरा देश खतरे में नहीं पड़ जाएगा, अगर सारा कुछ एक ही व्यक्ति को आप देते चले जाएंगे? लेकिन जब तक मोदी जी सत्ता में हैं, अडानी के खिलाफ कोई जांच होगी, इस बात का भरोसा तो किसी को नहीं होगा। और यही वजह है कि अडानी जी बिल्कुल बिना डरे हुए हिंदुस्तान में लगातार एक के बाद एक बिजनेस पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। हालत यह है कि अमेरिका से उनका अरेस्ट वारंट जारी हुआ है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि उस अरेस्ट वारंट के चलते उनको अमेरिका ना भेजना पड़े, इसी के चलते भारत सरकार अमेरिका के सामने लगातार झुकती चली जा रही है। वरना सोचिए, बाकी देशों के जो इलीगल लोग हैं, ग्वाटेमाला वगैरह के, उनको अमेरिका अपने खर्च पे छोड़ने जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार कह रही है कि हम अपने खर्च पे अपने लोगों को वापस ले आएंगे। सोचिए कि रशिया से हम सस्ता तेल खरीदते रहे, अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया था उसका हमने कोई ख्याल नहीं किया, लेकिन इस बार जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो हम तुरंत झुक गए और उन सारे प्रतिबंधों को, सारे सैंक्शंस को हमने स्वीकार कर लिया। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि अडानी को बचाया जा सके, लेकिन अडानी को कब तक, कहां तक, कहां कहां बचाया जा सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, इनको दूर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कीजिए। जब पूरा गोदी मीडिया अदानी अंबानी का घर का मीडिया हो गया है, उनके पॉकेट का मीडिया हो गया है, तो बहुत जरूरी है कि कुछ इंडिपेंडेंट लोग लगातार ऐसे मुश्किल सवाल उठाएं जो गोदी मीडिया नहीं उठाएगा, और वो लोग ये सवाल लगातार उठा सकें। इसलिए जरूरी है कि आप हमारी मदद करें, आप हमारी ताकत बने, आप हमारे साथ खड़े हों। पिन कमेंट को एक बार खोलिए या डिस्क्रिप्शन को एक बार खोलिए। अगर मुमकिन हो तो 3 रुपए रोज से भी कम की मिनिमम वाली मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप आप ले सकते हैं, सीधे हमारी मदद कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।